नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और आज की इस खास क्लास को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र क्लास के अंदर आ चुके हैं, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। फटाफट से मुझे बता दीजिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी तो आपको नहीं है। देखिए, बजट 2026 आता है, जब-जब बजट आता है भौकाल मचाता ही है। तो आपको बजट के ही एनालिसिस के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। एक ऐसा एनालिसिस बजट का हम देखेंगे जो आप लोगों के लिए एक छात्र होने के नाते आपके लिए ज़रूरी है। तो अभी ये जो क्लास आपकी होगी, मुश्किल से मुश्किल आधे घंटे की क्लास होगी, तो हर एक का यहाँ पर होना ज़रूरी है। लेकिन इस बजट के जो क्वेश्चन है वो पूरी साल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएँगे। इस वजह से ये बजट के बारे में डिस्कशन होना ज़रूरी था। आज मैंने 12 महीने के करंट अफेयर्स ली थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने सोचा कि भाई अगर ज़रूरी टॉपिक है तो आप सभी लोगों के लिए कवर भी करा देता हूँ। अगर ये कवर नहीं हुआ तो पता लग रही है एग्ज़ाम में सवाल आ रहे हैं, आप हँसते नज़र आ रहे हो। वहाँ पर जीत सर के जो चीते हैं, वो वहाँ पे बगर्रे बन के वापस आ जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों के लिए मैंने पहले खुद पूरे बजट को एनालिसिस किया, समझा, क्योंकि जब बजट के बारे में डिस्कशन चल रहा था तब तो मैं आपकी क्लास ले रहा था। तो इस वजह से उसके बाद इसको पूरा डिटेल्ड डिस्कशन करने के पश्चात ही मैं आप लोगों के सामने आया हूं। और यहां पर अभी जो क्लास होगी, पहले मैं इसके बारे में कॉन्सेप्चुअली बात करूंगा, देन इसके एमसीक्यूएस के बारे में यहां पर चर्चा करूंगा। एमसीक्यूएस हर एक चीज को एकदम क्रिएटिव तरीके से बनाया गया है और साथ ही साथ आपकी दोनों की दोनों जो पीडीएफ है, यानी करंट अफेयर ऑफ 12th मंथ की जो पीडीएफ है प्लस इसकी जो पूरी पीडीएफ है, ये दोनों की दोनों पीडीएफ्स आपको देखने को मिल जाएंगे अपने टेलीग्राम के ऊपर। अपने टेलीग्राम जीत राणा जीएस पर आपको ये देखने को मिल जाएंगी, तो उसके लिए रेडी रहना। और अब सीट की पेटियां बांध लीजिए, कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करने के लिए तैयार है। जितने भी बच्चे आए हैं एक बार सबके सब पहले लाइक कर दो, वो जरूरी है। क्यों जरूरी है? ताकि क्लास की रीच वहां तक पहुंचे जहां तक जरूरी है। सरपंच साहब नमस्कार, नमस्कार मेरे लाल, कैसे हैं आप? तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, हम बात करते हैं सबसे पहले बजट के बारे में। देखो, बजट जो है संवैधानिक दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं, संवैधानिक दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो 112 के अंदर इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। बजट टर्म कहां से आया? 1733 की बात है, जो दुनिया का पहला बजट आता है। दुनिया का पहला बजट रॉबर्ट वॉलपॉल के द्वारा दुनिया का पहला एक बजट आता है, वार्षिक वित्तीय विवरण आता है। इसको ब्यूजेट कहा गया। ये ब्रिटेन के अंदर आया रॉबर्ट वॉलपॉल के द्वारा। किसके द्वारा? 1733 में रॉबर्ट वॉलपॉल। रॉबर्ट वॉलपॉल नाम के एक आदमी है जो इसको लेकर आते हैं, ठीक है, याद रखना, वॉलपॉल के द्वारा यहाँ पर आया है। और ब्रिटेन के ये आपको देखने को मिल जाएंगे पर्सन, ब्रिटेन के पर्सन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि सर रॉबर्ट वॉलपॉल लेके आते हैं, ये बजट कैसे बना? ये सर एक फ्रांस का वर्ड है, इसका नाम है बूजेट। बूजेट इसका मतलब है, मतलब चमड़े का थैला। तो सर इसको अपनाया कब गया? 1833 में बजट टर्म ऑफिशियली यूज होने लगा, जो ब्रिटेन के द्वारा यूज होता है। इंडिया में पहली बार 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा बजट लेकर आया गया। जेम्स विल्सन के द्वारा बजट लेकर आया गया। स्वतंत्र भारत में पहली बार बजट नवंबर मंथ में आता है। स्वतंत्र भारत में 1947 में नवंबर महीने के अंदर पहला बजट आता है, फर्स्ट बजट आता है, जिसको आर के षटमुखन शेट्टी लेकर आते हैं। आर के षटमुखन शेट्टी लेकर आते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलो, ये बहुत क्लियर पॉइंट है जी सर। अब हम बात करते हैं पॉइंटर्स के बारे में। इसका जिक्र सर मतलब होता साल भर में आपने क्या किया उसके बारे में ही डिस्कशन यहाँ पर दिया जाता है। इसी को कहा जाता है क्या भला? सर वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। संविधान में बजट शब्द का तो उल्लेख ही नहीं है, ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा है कि 280 में जो फाइनेंस कमीशन होता है, ये 281 आर्टिकल का यूज करते हुए फाइनेंस कमीशन का जो गठन होता है, ये प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। फाइनेंस कमीशन के अंदर कितने लोग होते हैं? 5 सदस्य इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। दूसरा है आर्टिकल जो 281 होता है, वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट पेश करता है। जो फाइनेंस कमीशन है उसके पास ये रिपोर्ट जाती है, इस रिपोर्ट को एनालिसिस किया जाता है। फिर जो हमारा फाइनेंस कमीशन, जो कमीशन में हेड होता है, वो उस पूरी रिपोर्ट को देखते हैं। इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो इसी रिपोर्ट के अधीन आता है। फिर 31 जनवरी को पहले वो पेश किया जाता है, देन बजट बनता है, देन बजट के पेश करने की बातें आगे बढ़ाई जाती हैं, ठीक है। याद रखना, 16वें वित्त आयोग ने इस बार रिपोर्ट पेश की है। 16वें वित्त आयोग ने रिपोर्ट पेश की है, यहाँ पर थोड़ा सा इस बारे में भी याद रख लेना। अब अगर मैं पॉइंटर्स का डिस्कशन करता हूं, इतिहास में पहली बार बजट संडे को पेश किया गया है। देखो, जो बजट होता है ना, एक तरीके से देखा जाए, इसके दो हिस्से होते हैं। बजट के आपके दो हिस्से आपको देखने को मिल जाएंगे। जो बजट है इसके दो हिस्से हैं। पहला होता है आर्थिक सर्वेक्षण। आर्थिक सर्वेक्षण जो इस बार का आया है, इसको बोलते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण को बोलते हैं इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे के बारे में हम बात करते हैं, ये इकोनॉमिक सर्वे होता है। इसको इकोनॉमिक सर्वे को कौन लेकर आता है? सर इकोनॉमिक सर्वे को लाया जाता है हमारे
कौन? फाइनेंशियल एडवाइजर के द्वारा, चीफ इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिक सेक्रेटरी के द्वारा या फाइनेंशियल सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी के द्वारा लाया जाता है। वो कौन है? फाइनेंस सेक्रेटरी के द्वारा लाया जाता है। और ये होगा 2025-26 का, ये एक वर्ष पीछे चलता है। पीछे वर्ष में क्या कुछ रहा, पुराने बजट का परफॉर्मेंस कैसा था, वो इसी के अकॉर्डिंग होता है। दूसरा पॉइंट ये है, बजट के बाद ही नेक्स्ट पॉइंटर है, यहीं पर क्रिएट होता है, इसी के अंतर्गत आपको क्रिएट होगा। फिर आता है आपका बजट यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है, जो आता है 1 फेब को पेश किया जाता है। ठीक है, पहले तो क्या होता था पता है, ये 30 फेब को आता था, लेकिन 1996-97 के बाद 1 फेब को आने लगा, सॉरी आपका 2016 के बाद ये 1 फेब को आने लगा। अब हम बात करते हैं 1996 का कॉन्सेप्ट, तो ये टीवी पे पहली बार बजट आया था। अब हम 1 फरवरी की ही बात कर लेते हैं, यहां पर ये पेश किया जाता है और इसको पारित होने के लिए पूरा का पूरा बजट सेशन मिल जाता है। ठीक है, एएफएस बजट पूरा क्लियर है। इसके अंदर क्या होता है, आगामी वर्ष की योजनाएं, आगामी वर्ष की योजनाएं होती हैं, आगामी वर्ष की योजनाएं इसमें आपको देखने को मिलती हैं, आगामी वर्ष की योजनाएं आपको इसके अंतर्गत देखने को मिल जाती हैं। क्लियर है भाई, याद रखेंगे। चलो अगर हम बात करते हैं तो उनको समझिएगा जरा। फाइनेंस सेक्रेटरी का नाम है अनंत नागेश्वरन, अनंत नागेश्वरन देखने को मिल जाएगा, नागेश्वरन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। अब इस बार के बजट की हम चर्चा करते हैं, क्या क्या चीजें आपको इस बार देखने को मिल जाएंगी। ठीक बात, रेडी? ओके, पहला स्लाइड। सर्वाधिक बार जो बजट है वो किसी अगर पुरुष ने पेश किया है तो मोरारजी देसाई है, 10 बार बजट पेश कर चुकी है। लेकिन निर्मला सीतारमण यह भारतीय महिला है जिन्होंने 9वीं बार बजट पेश किया, 9वीं बार इन्होंने बजट पेश किया है। सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाली भारतीय महिला ये बन चुकी है, 9वीं बार बजट पेश किया, सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाली महिला बन चुकी है, याद रखना। अगर हम दिनों के अकॉर्डिंग बात करते हैं, मंडे में 21 बार सर्वाधिक बार बजट पेश हुआ है, वेडनेसडे में 18 बार, ट्यूसडे में 11 बार, थर्सडे में 10 बार, फ्राइडे और सैटरडे में 17 बार हो चुका है। लेकिन संडे में पहली बार बजट पेश हुआ है। ये भी एक बड़ा ही इंपोर्टेंट सा फैक्ट बन जाएगा कि पहली बार जो बजट है वो कब पेश हुआ है, सब पहली बार संडे के दिन बजट को पेश किया गया। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल है कि आपका जो बजट है इसमें टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, पूंजीगत व्यय कितना है, इसके बारे में समझना, राजकोषीय घाटा कितना और विकास दर कितना है। ये क्यों पूछा जाता है, मतलब इस बार बजट का साइज क्या है, वही खर्चे को दर्शाएगा। खर्चा ही बजट है, बजट ही खर्चा है। तो इस बार टोटल इसका जो लाइव आपको देखने को मिलेगा उसके बारे में बताते हैं। सर 53.47 लाख करोड़ का बजट है, जिसके अंदर जो पूंजीगत व्यय है, जो सबसे बड़ी वृद्धि के अंतर्गत आया है, वो कैपेक्स है आपका, कैपिटल एक्सपेंडिचर इसको बोला जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इसको बोला जाता है, एक्सपेंडिचर इसको बोला जाता है। अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर चीज क्या होती है, देखो बात को समझना। आप मुझसे इकोनॉमिक्स अगर पढ़े होते तो मुझे बताने नहीं पड़ता कैपेक्स क्या होता है, कैपेक्स क्या होता है मुझे बताना नहीं पड़ता। देखो ये पेश कहां हुआ है, निर्मला सीतारमण ने ये भी कहा था कि हमने इसको कर्तव्य भवन में बनाया है। एक पॉइंट ये भी है कि निर्मला जी ने कहा है, निर्मला सीतारमण जी ने कहा, सीतारमण जी ने यहां पर ये भी स्टेटमेंट दिया, वी मेड बजट एट कर्तव्य पथ, वी मेड बजट एट कर्तव्य पथ, बजट एट कर्तव्य भवन, कर्तव्य भवन। इन्होंने ये भी कहा कि हमने इसको कर्तव्य भवन में बनाया है। अच्छा, मैं बात कर रहा था बजट के अंदर दो हिस्से होते हैं, बजट के दो फैक्टर्स होते हैं, बजट के दो पार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। एक तो होता है इसका जो प्राप्तियां होती हैं, प्राप्तियों को क्या बोला जाता है, प्राप्तियां जो होती हैं इनको क्या बोलते हैं बच्चे, रिसीट बोलते हैं। रिसीप्ट आप बोलते हैं, दो तरीके की होती है, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू रिसीप्ट होती है और कैपिटल रिसिप्ट होती है, ये मैं इकोनॉमिक्स में पढ़ाता हूं। जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो भी दो होते हैं, व्यय अर्थात एक्सपेंडिचर होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब वो दो तरीके से कैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको देखने को मिलेंगे बताइए जरा। सर ये एक्सपेंडिचर दो प्रकार से ऐसे देखने को मिलते हैं, एक तो होता है इसका राजस्व, राजस्व व्यय होता है, और एक इसका होता है आपका पूंजीगत व्यय होता है। पूंजीगत व्यय आपको देखने को मिलता है, पूंजीगत व्यय आपको देखने को मिलता है, तो इसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर आप बोलते हैं। और हाँ, इसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी दो प्रकार का होता है, एक होता है डेवलपमेंट बेसिस, एक होता है नॉन डेवलपमेंट बेसिस। ऐसे ही है, प्राप्तियां होती हैं, राजस्व प्राप्तियां होती हैं, राजस्व प्राप्तियां होती हैं, और ये पूंजीगत प्राप्तियां होती है, पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं। राजस्व प्राप्ति जिनको वापस नहीं चुकाना पड़ता, कैपिटल प्राप्तियां वापस चुकानी पड़ती हैं। आपका जो इनकम टैक्स होता है, गवर्नमेंट इनकम टैक्स लेती है, यह किस प्रकार का आपकी प्राप्ति है, गवर्नमेंट इनकम टैक्स लेती है, दिस इज ए रेवेन्यू रिसीट, दिस इज रेवेन्यू रिसीट।
आपको देखने को मिल जाएगा। व्यय है खर्चा जो होता है, जो खर्चा लॉन्ग टर्म के लिए हो वो पूंजीगत है, जैसे कि रोड का निर्माण, ये सब ये लॉन्ग टर्म में फायदा देती है। तो इस बार पूंजीगत व्यय अब तक का सबसे बड़ा पूंजीगत व्यय किया गया है, जिसको अगर हम देखें तो 12.2 लाख करोड़ का पूंजीगत व्यय है, जो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। सिस्टम हैंग हो जाएगा इतना बड़ा अमाउंट देखकर। अगर राजकोषीय घाटा फिजिकल डेफिसिट की बात करूं, ये 4.3 का आपका लक्ष्य रखा गया फिजिकल डेफिसिट का, ये 4.3 का लक्ष्य अपना है, थोड़ा गिरा है। विकास दर ग्रोथ रेट, जीडीपी की ग्रोथ रेट रखी गई है लगभग 7% के आसपास अपन चले जाएंगे, ऐसा माना गया है। ठीक है, याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बजट 2026-27 के बारे में बात करते हैं। थीम इसकी क्या है सर? थीम इसकी क्या है वो थोड़ा समझना। थीम क्या है सर? थीम है रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। आरपीटी, ठीक है, आरपीटी है रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म इस बार की थीम है। निर्माण स्थल मैंने बताया बजट कर्तव्य भवन में तैयार किया गया। फोकस क्या? मुख्य रूप से युवा, यूथ के ऊपर फोकस किया गया। आप भी यूथ है, आपके ऊपर ही फोकस करके इस बजट को रेडी किया गया है। भाई एक बार फटाफट से लाइक भी करते रहिए। रिफॉर्म एक्सप्रेस इस बजट को थीम का नाम दिया गया है। इस थीम क्या है? रिफॉर्म एक्सप्रेस। आगे बढ़िए, जो बजट के 3 प्रमुख कर्तव्य हैं, 3 ड्यूटीज हैं कि भाई बजट इसलिए लेकर आया गया क्योंकि हम ये 3 चीजों को पूरी करने वाले हैं। 3 चीजों को पूरी करने वाले हैं। पहला, आर्थिक विकास, जनता की उम्मीदें और लाभ का वितरण। हम ये तीनों चीजों पूरी कर देंगे। इनका ऐसा कहा गया है कि हम 3 ड्यूटीज निभाने वाले हैं। आर्थिक विकास कर देंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जनता की उम्मीदें पूरी करेंगे और लाभ का जो वितरण है वो सबको होगा, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात ये कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रमुख क्षेत्र और आवंटन की। किस उद्योग को कितने रुपए बांटे गए हैं वो समझिए। किस उद्योग को कितने रुपए बांटे गए हैं उसकी हम बात कर लेते हैं, फटाफट बताइए। ठीक है, चलो। एक मूर्ख बच्चा क्लास में कमेंट कर रहा है, सर बजट को मजाक क्यों बना रहे हो? बेटा यही तरीका है अगर आपको पढ़ना है तो, तरीका यही है अगर याद रखना है तो, वरना आप यहाँ कमेंट कर रहे हैं, किसी और टीचर की क्लास में भी जाके कमेंट कर सकते हैं। ऑफिशियल AB07, टेंशन फ्री रहिए। आपकी जो सीरीज मैंने शुरू की है उसको पूरा करूंगा। ठीक है, ठीक है, वो सीरीज पूरी होगी। अब शांत हो जाओ, ये एंग्री फेस इमोजी मत भेजो। आपकी संभव सीरीज कल से शुरू हो रही है, डट जाओ। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। 12.2 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे गए हैं, ये कैपेक्स में ही आएगा। इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र जो आपका होगा इस पे 400 करोड़ है। ग्लोबल बायो फार्मा हब पे 100 करोड़ है। कंटेनर निर्माण पर आपके 100 करोड़ है, जिससे कि आपका लॉजिस्टिक को डेवलप किया जा सके। छोटे उद्योगों पर 500 करोड़, MSME पर 100 करोड़ और औद्योगिक विकास पर 7 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। फटाफट इसको नोट करिए, इसको नोट करो, मतलब या चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं बगैर परेशानी के। बगैर परेशानी के इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिएगा बगैर परेशानी के। ठीक है, चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये आपने नोट करा, थोड़ा सा समझा ये किसको कितने गए हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। जीडीपी का अनुमान क्या? बढ़कर 7% हो जाएगी। फिजिकल डेफिसिट 4.4 है, जो मैंने बता दिया। गरीबी उन्मूलन, 25 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, ऐसा कहा गया है। ओके, चलो नेक्स्ट है 7 हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर बनाए जाने की चर्चा की गई है। पहला बॉम्बे से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी। ये 7 ये जो पोर्ट 7 आपके रेलवे ट्रैक्स हैं, रेलवे कॉरिडोर्स हैं, उनको बनाए जाने की चर्चा की गई है कि इनको बनाया जाएगा ही जाएगा। ठीक है, चलो आगे हम बात कर रहे हैं। अगला सवाल ये रहा, लॉजिस्टिक और कनेक्टिविटी। मैंने बताया जलमार्ग, अगले 5 साल में नए राष्ट्रीय जलमार्गों का निर्माण किया जाएगा ताकि मालवाहक व्यापार बढ़ सके। एरोस्पेस 4 नए सेंटर बनाए जाएंगे हवाई जहाज के, कल पुर्जे सस्ते होंगे इसलिए एरोस्पेस सेंटर्स 4 नए बनाए जाएंगे। ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर है, ईस्ट कोस्ट औद्योगिक कॉरिडोर का प्रस्ताव भी है और सिंगल बॉन्ड 1000 सिंगल बॉन्ड के लिए 100 करोड़ आवंटित किए गए हैं। ये दूसरे देशों के साथ बॉन्ड टाई अप करने के लिए किया गया है। अगला सवाल ये रहा, प्रमुख स्थल और पार्क। देखो जी, प्राथमिक स्थल हेरिटेज साइट 15 पुरा स्थलों का विकास किया जाएगा, जैसे लोथल या राखीगढ़ी है। हेरिटेज के ऊपर भी काम किया गया है कि हाँ भाई हम 15 पुरा स्थलों का काम करेंगे। पेपर में सवाल कैसे आएगा कि पुरा स्थल कितने बनाए जा रहे हैं? 15, जैसे राखीगढ़ी, लोथल और नॉर्थ ईस्ट में बनाए जाएंगे। पर्यटन की बात करें, नॉर्थ ईस्ट राज्यों में 5 पर्यटन स्थलों का निर्माण होगा, पार्क का निर्माण होगा, कई मेगा टेक्सटाइल पार्क बनेंगे, 3 केमिकल पार्क बनेंगे, 1000 ट्रायल स्थलों का निर्माण भी होगा, जिनको पार्क के तौर पर यूज किए जाने के बारे में चर्चा होगी। नेक्स्ट अगला पॉइंटर ये रहा, कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी,
आयात शुल्क गंभीर रोगों से संबंधित 17 जो दवाइयां हैं उन पर कस्टम ड्यूटी फ्री हो जाएगी। नए संस्थान 5 चिकित्सा केंद्र खुलेंगे राज्यों के सहयोग से, 3 आयुर्वेदिक अखिल भारतीय संस्थान भी खुलेंगे, ट्रॉमा सेंटर भी खुलेंगे सभी जिलों में, 50% जिलों में अनिवार्य हो जाएंगे। मॉडल है पीपीई, पब्लिक प्राइवेट अथॉरिटी मॉडल आपको देखने को मिल जाएंगे। शिक्षा और समाज की हम बात करते हैं, 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनेंगे, 5 शिक्षा के क्षेत्र में 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनेंगे। महिला सशक्तिकरण के लिए बात करें, हर जिले में एक महिला छात्रावास का निर्माण होगा, ईच डिस्ट्रिक्ट में एक महिला छात्रावास का निर्माण होगा, इसके बारे में याद रखना। दूसरा है कि खेल की हम बात करें, खेल प्रतिभाओं के लिए खेलो इंडिया मिशन का प्रस्ताव है कि खेलो इंडिया मिशन को शुरू किया जाए जिससे कि यूथ थोड़ा खेलों में और अच्छे हो पाए। दूसरा है दिव्यांगजन विशेष कौशल योजना, स्किल स्कीम, स्पेशल स्किल स्कीम एसएसई भी शुरू की जाएगी, ठीक है, याद रखना। आगे हम बात करें, अगला पॉइंटर ये भी है, ब्रांडिंग पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। भारतीय काजू और कोको को प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड बनाया जाएगा। तथ्य क्या है, नारियल उत्पादन में भारत नंबर 1 है। तेंदुपत्ता आपको ड्यूटी 5% से घटाकर 2% की गई है, बीड़ी सस्ती हो जाएगी, ठीक। तेंदुपत्ते से बीड़ी बनती है तो बीड़ी हो जाएगी सस्ती, ठीक है। स्मोकिंग को सस्ती करा जा रहा है, यहाँ समझ रहे हो। ईंधन है बायोफ्यूल मिला हुआ, सीएनजी सस्ता हो जाएगा, सीएनजी थोड़ा सस्ता होगा क्योंकि अगर इस प्रकार की चीजों के अंदर डेवलपमेंट में काफी ज्यादा काम किया जाएगा तो बीड़ी सस्ती होगी और सीएनजी सस्ती होगी, ये अच्छा काम किया है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, आगे और समझिएगा, टैक्स और राहत। इनकम टैक्स नया अधिनियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। अगर हम बात करें क्या स्लैब में कौन है, नो चेंज इन स्लैब, कोई चेंज नहीं है, नो चेंज इन स्लैब्स, स्लैब्स जू के त्यू रखे गए हैं, स्लैब्स जू के त्यू रखे गए, कोई इसमें परिवर्तन नहीं है। दूसरा है विदेशी यात्रा, टीडीएस घटाकर 2% कर दिया गया है, पहले टीडीएस आपका 2% नहीं था, अब इसको 2% किया गया है। सीमा शुल्क कस्टम 20% से घटाकर 17 कर दिए गए हैं। पहले विदेशों से अगर कोई चीज मंगाते थे, जैसे मैं आपको विदेशों की चीज दिखाऊंगा, एक जो विदेशों से मंगाई जा रही चीज होती थी, ठीक है, जैसे ये मैंने विदेश से, मतलब दिस इज नॉट इंडियन, ये आउट ऑफ इंडिया से है। तो जैसे मंगाते हैं तो इसमें 20% जितनी इसकी प्राइसिंग होती है उसमें 20% इसके जो रुपए हैं वो अलग से देने पड़ते थे, अब वो घटाकर 17% कर दिए हैं। मोटर हादसे रोड एक्सीडेंट में प्राप्त बीमा राशि ब्याज मुक्त होगी, पहले उस पर इंटरेस्ट लगता था, अब वो इंटरेस्ट फ्री होगी, थोड़ा सा इसमें भी याद रखना, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं उद्योग विज्ञान और तकनीक, इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, थोड़ा याद रखना, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च होगा, चिप निर्माण में आत्मनिर्भरता लेकर आएंगे, देश भर में बड़े टेक्सटाइल पार्क बनेंगे, बायो फार्मा शक्ति योजना, 3 नए संस्थान स्थापित होंगे। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग बजट बढ़ाकर 400 करोड़ कर दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए कितना करोड़ बजट कर दिया गया है, यह है आपका 400 करोड़ कर दिया गया है ये बजट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला है कि सर परिवहन के ऊपर भी काम होगा, परिवहन के ऊपर भी आपका काम यहां पर किया जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है CCUS, जो कार्बन कैप्चर प्रोग्राम शुरू किया गया जाएगा। क्या है, कार्बन उत्सर्जन को सोखना, एब्जॉर्ब करना, फोकस है उद्योग, पावर प्लांट, सीमेंट, जो स्टील केमिकल्स होते हैं उसके लिए काम करना। CCUS टेक्नोलॉजी जो होती है ये कार्बन कैप्चर के ऊपर काम करती है, कार्बन कैप्चर ऑब्जर्वेशन पे काम करती है। यार जितने बच्चे मौजूद है आप भी लाइक कर दोगे तो काम बन जाएगा। तो कार्बन कैप्चर को एब्जॉर्ब करके क्या होगा, इससे नई चीजें डेवलप की जाएगी, नई चीजें मैन्युफैक्चर की जाएंगी जो आपके लिए, देश के लिए बेहतर रहेंगी, नए रास्ते खोलेंगी। पीएम सूर्यघर योजना, मुफ्त बिजली योजना का विस्तार होगा। इंडिया में सैंडलवुड इकोसिस्टम, चंदन की खेती को पुनर्जीवित किया जाएगा, कि जो चंदन की खेती पुनर्जीवित नहीं हो पाई है उसको पुनर्जीवित किया जाएगा, ठीक है, याद रखना। अगला सवाल है एमएसएमई अर्थव्यवस्था की रीढ़, मैंने बताया एमएसएमई के लिए कितने मिले हैं, 100 करोड़, आत्मनिर्भर भारत के लिए 500 करोड़, क्रेडिट सपोर्ट TREDS के जरिए 5 लाख करोड़ की नकदी सुविधा दी गई है, और विरासत क्लस्टर, हेरिटेज क्लस्टर, 200 पुराने औद्योगिक क्षेत्रों को रिवाइवल दिया जाएगा, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं रुपया कहां से आता है कहां पे जाता है, इतना कमाल का सवाल है ना भाई, ये इतना कमाल का सवाल है, बार बार पूछा जाएगा। याद रखना रुपया आता कहां से है, सबसे बड़ा हिस्सा 24% हम उधार लेते हैं, दूसरा हिस्सा उधार आपका जो होता है, उधार बोरोइंग्स का आपको 24% है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है आयकर से 21% है, फिर आता है आपका कॉर्पोरेट टैक्स से, फिर आता है जीएसटी से, जीएसटी से 15% है। खर्च हम किस पे करते हैं सर जी, अगर हम बात करें, अगर हम करों का राज्य में हिस्सा जाता है 22% वो चला जाता है, बाकी ब्याज भुगतान 20% चला जाता है,
जो आपको ये सेम ही है। इसके अलावा रक्षा में 11% जाता है, केंद्रीय योजनाओं में 17% जाता है। ये मोटा मोटा हिसाब मैंने यहाँ बता दिया है, मोटा मोटा हिसाब मैंने बता दिया है कि ये पूछा जा रहा है। ये दो सेम आपको बना दिए हैं, ठीक है, दो सेम आपको देखने को मिल जाएंगे। करों का राज्य में आवंटन इस तरीके से मेजर मेजर टॉप 3 मैंने बता दिए हैं, टॉप 3 मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं, ठीक है, याद रखना। अगर हम बात करें, महंगाई नियंत्रण में है, 4% ±2 की रेंज में है। आत्मनिर्भरता, मैन्युफैक्चरिंग और ऊर्जा में सुधार लाने की बात की गई है। वैश्विक स्थिति, सप्लाई चेन संकट के बावजूद भारत विकसित भारत की ओर अग्रसर है, ऐसा कहा गया है। यह बजट दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पर केंद्रित है। यह सवाल पूछे जाने योग्य है कि यह बजट किसके ऊपर देखने को मिलेगा, किसके ऊपर टिका हुआ है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पर केंद्रित है। सर बजट के पिलर्स क्या क्या है, यह सवाल बनेगा। बजट के पिलर्स आपको क्या क्या देखने को मिल जाएंगे, बजट के पिलर्स के बारे में और बता दीजिए। सर बजट के पिलर्स किस किस को रखा गया है, व्हाट आर द पिलर्स ऑफ बजट, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करिए और बता दीजिए। बजट के 3 पिलर्स बताए गए हैं, वो बजट के 3 पिलर्स कौन कौन से बताए गए हैं, बताइए। बजट के 3 पिलर्स कौन कौन से बताए गए। देखो, अगर मैं बजट के 3 पिलर्स की चर्चा करता हूं, तो बजट के 3 पिलर्स आपको कौन कौन से देखने को मिल जाएंगे, इसके बारे में बताइए। जो बजट के 3 पिलर्स आपको देखने को मिले हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे कि बजट के 3 पिलर्स किस कौन कौन से देखने को मिले हैं, ठीक है, चलो ठीक है, फटाफट बताएं, बजट के 3 पिलर्स आपको कौन कौन से देखने को मिले हैं, इसके बारे में चर्चा करिए और बताइए। व्हाट आर द 3 पिलर्स ऑफ बजट, बजट के 3 पिलर्स, ठीक है, फटाफट बताओ। मैं बजट के 3 पिलर्स की बात कर रहा हूं। नहीं नहीं बच्चा, मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं बजट के 3 पिलर्स की बात कर रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि एक ग्राफिक इंटरफेस वाली आपकी पीडीएफ मिल ही जाए, जो इन 3 पिलर्स के बारे में चर्चा कर दे, शायद इस वाली पीडीएफ में होगा बजट के 3 पिलर्स। अगर हम बात करते हैं बजट के 3 पिलर्स जो आपके रखे गए हैं, वो आपके किस प्रकार से रखे गए हैं, बजट के 3 पिलर्स। अरे यार भाई आ जाओ पीडीएफ। हम्म। हम्म। धत तेरी, इसमें भी नहीं आ रहे। हालांकि इसमें कैसे नहीं है, डाले तो थे यार। हाथ से लिख देता हूँ भाई, फिर मैं और क्या कर सकते हैं, ठीक है। हाथ से हम बता देते हैं, बजट के जो 3 पिलर्स आपको बताए गए हैं, उसको मैं थोड़ा हाथ से ही बता देता हूँ, कौन कौन से पिलर आपको बताए गए हैं, ठीक है, इसको समझिएगा जरा। बजट के जो 3 पिलर्स आपकी चर्चा किए गए हैं, वो कौन कौन से 3 पिलर्स आपको बताए गए बजट के बारे में। सर याद रखना, बजट के इस बार के जो 3 पिलर्स हैं, वो जो रखे गए हैं वो क्या है सर, दैट इज रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। ये मूल मंत्र के तौर पर आपको देखने को मिल जाएंगे। 3 पिलर्स ऑफ बजट, 3 पिलर्स ऑफ बजट आपको ये देखने को मिल जाएंगे बगैर परेशानी के, इसके बारे में याद रखना, बगैर परेशानी के याद रखना इसके बारे में, ठीक है। चलो, कोई समस्या नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए आपको, होनी भी नहीं चाहिए आपको, याद रखिएगा, ठीक है। चलो, बगैर परेशानी के समझिए। ठीक है, याद रखना, इसमें दिए गए थे। चलो, अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में, जो क्वेश्चंस आपको इस बार देखने को मिले हैं, ठीक है। 26-27 के जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस, ठीक है। आगे हम बात करें, नमस्ते सुमित पांडे, क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे मैंने बताया, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी स्टेट एग्जाम सभी के लिए कारगर साबित होंगे, क्योंकि सवाल बहुत जरूरी है। बात करते हैं, पहला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का नहीं बल्कि वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। कौन सा ऐसा टर्म है जो इसके बारे में चर्चा करता है, कौन सा ऐसा टर्म है जो इस बारे में चर्चा करता है। डिजाइन कैसा लग रहा है इन स्लाइड्स का, ठीक है। चलो सर जी, जब दिल जलता है तो कौन सी गैस से बुझता है, सिलेक्शन की गैस से बुझता है बेटा। अगर दिल जलेगा तो सिलेक्शन की गैस से बुझेगा, ठीक है। चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख नहीं बल्कि वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख दिया गया है, तो आर्टिकल 112 देखने को मिल जाएगा, जिसमें इसके बारे में डिस्कशन किया गया है। इतिहास में पहली बार बजट किस दिन पेश किया गया है, सर यह संडे को पेश किया गया पहली बार। सर्वाधिक बार यह मंडे को पेश हो चुका है। करेक्ट आंसर 112 करेक्ट है, बता चुके हैं इसके बारे में। फास्ट चेक है, निर्मला सीतारमन ने 9 बार यह बजट पेश किया है, जबकि मोरारजी देसाई 10 बार इसको पेश कर चुके हैं, ठीक है। अगला सवाल ये रहा, मैक्रो इकोनॉमी एंड विजन, अर्थव्यवस्था और विजन से थोड़ा क्वेश्चन है।
बजट 26-27 की थीम आपको क्या देखने को मिली है, इसके बारे में बताइए। इसकी थीम ऑफ बजट 26-27, थीम क्या है इस बार की बजट की? इस बार के बजट की थीम क्या रखी गई है? व्हाट इज द थीम ऑफ बजट 26-27? थीम ऑफ बजट 26-27 बताइए सर। यह है आपकी रिफॉर्म एक्सप्रेस, इस बार की थीम रखी गई है। 2026-27 के लिए कैपेक्स जो रहा है वो कितना रहा है? 12.2 लाख करोड़ का कैपेक्स आपका रहा है। 12.2 लाख करोड़ का कैपेक्स आपका रहा है। तीसरा 14 सवाल, रिफॉर्म एक्सप्रेस कहा गया, कैपेक्स 12.2 लाख करोड़ आपका रहा है। फिजिकल डेफिसिट 4.3 रहा है जीडीपी का। ठीक है, चलो अगर हम बात करते हैं, तीन फोकस है, तीन फोकस मतलब रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म इस बार की थीम में रखा गया है। ठीक है, अगला सवाल ये रहा पांचवें क्वेश्चन का, न्यू फ्रंट कॉरिडोर किन दो स्थानों को जोड़ती है? न्यू फ्रंट कॉरिडोर किसको जोड़ती है? रेयर अर्थ कॉरिडोर में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? देखो कुछ ऐसे राज्य हैं जो रेयर अर्थ कॉरिडोर में शामिल किए गए, कुछ ऐसे राज्य हैं जिनको शामिल किया गया है आपके किसके अंदर? दो प्लेसेस को न्यू फ्रेट कॉरिडोर के अंदर जिनको शामिल किया गया है। फटाफट बताइए, फटाफट बताओ, करेक्ट आंसर आपको क्या देखने को इसके अंतर्गत मिल जाएगा? सर अगर हम बात करते हैं इस सवाल के बारे में, क्वेश्चन 5 के बारे में, न्यू फ्रेट कॉरिडोर जो है, न्यू फ्रेट कॉरिडोर किसको जोड़ता है? सर ये डानुकी और सूरत को जोड़ता है, डानुकी और सूरत को जोड़ता है। और जो रेयर अर्थ कॉरिडोर में कौन सा शामिल नहीं है? वो गुजरात शामिल नहीं है। शामिल नहीं है पूछा है तो गुजरात हो जाएगा। ठीक है, चलो ले अब हम इसके आंसर की एक्सप्लेन कर देते हैं। गोल था फर्स्ट ऑफ फ्रेट मूवमेंट है, और यह आपके जो बनाए गए हैं आपके न्यू फ्रेट कॉरिडोर के अंदर जो रखे गए हैं वो डनुकी से सूरत, डनुकी वेस्ट बंगाल से सूरत गुजरात तक है। और यह जो रेयर अर्थ कॉरिडोर है ये कहां से? डनुकी, ओडिशा, आंध्रा, तमिलनाडु, केरला। तो सीधी बात है गुजरात इसके अंदर शामिल नहीं होगा। दोनों क्वेश्चनों के आंसर से आप समझ जाएंगे क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, अगले सवाल की हम बात करते हैं। सवाल नंबर 7 है, आईएसएम 2.0 का संबंध किस क्षेत्र से है? आईएसएम 2.0 का संबंध किससे है? इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के लिए बजट में कितनी राशि दी गई है? जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उसके लिए कितनी राशि दी गई है? और यहां पर जो आपका आईएसएम है इसका संबंध किससे है? फटाफट बताओ। अरे डनुकी वेस्ट बंगाल में है ना भाऊ। देखो अगर हम बात करते हैं इसी के डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं तो समझिएगा जरा लेवल क्या है। इसके लिए दिए गए सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए आईएसएम 2.0, आईएसएम 2. आईएसएम 1.0 आपका 2021 में आ चुका है, 2.0 आपको ये देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के लिए बजट में कितनी राशि आवंटित की गई है? 400 सीआर, 400 सीआर की बात यहां पर की गई है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन आईएसएम, इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 चिप निर्माण में आत्मनिर्भरता। बायो फार्मा शक्ति योजना भी 100 करोड़ का एलोटेशन रखती है। बायो फार्मा भी 100 करोड़ का एलोटेशन रखती है। इसके बारे में फटाफट से आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा। इसके बारे में आप स्क्रीनशॉट जरूर आप ले लेना, इसके बारे में स्क्रीनशॉट जरूर से आप ले लेना बगैर परेशानी के। इसके बारे में थोड़ा सा याद जरूर रख लेना। फटाफट से हम बात करते हैं आगे, फटाफट नोट करिए। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट आपका है, तेंदुपत्ता पर कस्टम 5% से घटाकर कितना कर दिया है? और 2030 तक किन फसलों को ग्लोबल ब्रांड बनाने की बात की गई है? फटाफट बताओ। सर काजू एंड कोको को बनाने की बात की गई है, तो करेक्ट हो जाएगा। काजू एंड कोको को हम ग्लोबल ब्रांड बनाने की बात कर रहे हैं। और अगर इसमें बात करता हूं कि 5% से घटकर कितनी परसेंट इसकी दर कर दी गई? पहले 5% तेंदुपत्ता पर लगता था, लेकिन अभी वो घटाकर कितना 2% कर दिया गया है तेंदुपत्ता। ठीक है, याद रखना। करेक्ट आंसर 2% है। इसकी वजह से जो भी भिंडी होती है, ट्राइबल कलेक्टर्स भिंडी है, वो सस्ती हो जाएगी। ठीक है, याद रखना। दूसरा, काजू एंड कोको को बहुत ज्यादा फेमस करने की चीजें चल रही हैं। साथ में चंदन जो होता है उसको भी ब्रांड इंडिया ग्लोबल में शामिल किया गया है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, हर जिले में महिलाओं के लिए किस सुविधा का निर्माण किया जाना है? किस सुविधा का निर्माण किया जाना है? गंभीर रोगों को कितनी अच्छा इसमें करेक्ट आंसर लग रखा है। देखो याद रखना, वर्किंग हॉस्टल्स यहाँ पर किए गए हैं और यहाँ 17 है करेक्ट आंसर। बताया गया था, मुझे नहीं था अंदाजा, यहाँ बताया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल ये हो गया है, वुमेन सोशल एंड हेल्थ फोकस है। दिव्यांग स्किल स्कीम भी आपकी लॉन्च होने वाली है, उसमें भी आप याद रखिएगा। ठीक है, याद रखना। तो बस थोड़ा सा याद रखना, ग्रोथ रेट इतना है,
यूनिक फैक्ट ये हो गया, फिजिकल डेफिसिट हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर ये हो गया, बात खत्म। हाँ, आज की क्लास से आपको क्या सीख मिली है ये और याद रखना। आज की क्लास में कमेंट आप क्या करेंगे, होमवर्क क्या है, आप बताना बजट की थीम क्या रही है, व्हाट इज द 3 थीम ऑफ बजट। बजट आपकी 3 स्पेशल पिलर्स कौन से हैं बजट के जो रहे हैं, जरूर बताना। आज के लिए इतना ही रहेगा, ठीक है। चलो, अब आप एग्जाम रेडी हैं, ये बजट नहीं आपकी सफलता का दस्तावेज है। और जीत राणा जीएस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के बेहतरीन से कंटेंट के लिए। दूसरा पॉइंट ये भी है, कल हम एक ताबड़तोड़ एक और क्लास लेने जा रहे हैं, इंपोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम की ये क्लास आपकी होने जा रही है आपके चैनल के ऊपर ही। तो इसके लिए आप रेडी रहना, जितना हो सके आप सबके सब इसको लाइक करके एक बार 250 लाइक पहुंचा देते हैं, क्या कहते हो? अगर आपने 250 लाइक पहुंचा दी तो स्वाद अलग ही लेवल पे आ जाएगा। बहरहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, बट ये सारा आप कॉन्सेप्ट याद रख लेना। अब जो यूपीएसआई वाले बच्चे हैं उनके लिए एक अनाउंसमेंट हो रहा है, वो केवल टेलीग्राम पर होगा, टेलीग्राम पर होगा, ठीक है, 10-15 पे। तब तक हम मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।